दोस्तों स्वागत है पॉलिटी के इस वीडियो में। तो इससे पहले हम लोग केंद्र राज्य संबंध देख रहे थे। केंद्र राज्य संबंध तो उसको हमने देख लिया है, वो वाला वीडियो। तो उसको अपलोड कर दिया हमने मेरे चैनल पे। इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके पहले के। ज़्यादा बड़े वीडियो हो गए हैं तो थोड़ा सा वो है कि डिटेल में पढ़ाने की वजह से वीडियो थोड़े बड़े हो गए हैं। तो पेशेंस से इसको देख लेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और यूपीएससी तक के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लायक बन जाएंगे। ठीक है, तो घबरा के नहीं, पेशेंस के साथ में बैठ के कॉपी किताब लेके अगर नोट करना है कुछ चीज़ें तो उसको नोट कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, पेशेंस के साथ उसको देखेंगे तो काफ़ी सही होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी वो वाली तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मन करेगा तो। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय जो संबंध होते हैं, तो पहले तो हमने केंद्र और राज्य संबंध देखा, केंद्र का राज्य के साथ कैसे संबंध है। अब हम राज्यों का राज्यों के बीच में संबंध जो है देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो इसके जो अनुच्छेद है उनको देखेंगे और डिटेल में थोड़ा सा जान लेंगे कि किस तरह से प्रावधान जो किए गए हैं, जिससे कि राज्य में हम देश में हमारे एकता और अखंडता बनी रहे और ज़्यादा बड़ा विवाद न हो राज्यों के बीच में। तो उसमें पहला पॉइंट है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं इनके। तो 261 है, 262 है, 263 और अनुच्छेद 301 से 307 तक है, और क्षेत्रीय परिषदें हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 261 है इसमें कहता है कि सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ, इसके बारे में बताता है ये किस तरह से सार्वजनिक कार्य कैसे होगा, अभिलेख कैसे होंगे और न्यायिक कार्यवाहियाँ किस तरह से होती हैं। अगला है अंतर्राज्यीय जल विवाद है 262 में। ठीक है, यह न्यायालय को, संसद को पावर देती है कि न्यायालय जो है अंतर्राज्यीय जो विवाद है, अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, तो इसको पहले समझते हैं। जो दो नदी है अगर दो राज्यों से बह रही है या प्रवाहित हो रही है तो दोनों को पानी चाहिए। तो अगर ऊपर वाला पानी रोकता है तो नीचे वाले को दिक्कत होगी, तो उसी में डिस्प्यूट हो जाता है कि हमको इतना पानी चाहिए, हमारे गांव सूख रहा है, खेती के लिए हमारे पास पानी कम हो जा रहा है, तुम बांध बना के पानी रोक दिए हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर केस अगर ये चला जाता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो पहली बात देरी होती है। दूसरी बात किसी एक के पक्ष में आएगा निर्णय, किसी एक के पक्ष में आएगा। तो जब किसी एक के पक्ष में आएगा तो दूसरा वाला संतुष्ट नहीं रहेगा। जब संतुष्ट नहीं रहेगा तो राज्य में डिस्प्यूट वैसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो सॉल्यूशन है जहाँ पे व्यापक हित की बात होती है और जो न्यायालय में सॉल्यूशन आता है, जब दोनों किसी गलती नहीं है इसमें, न राज्य 1 की गलती है न नदी जो दूसरे राज्य में बह रही राज्य 2 की गलती है, मगर एक जो न्यायालय का जब फैसला आएगा तो क्या आएगा, किसी एक जो राज्य है उसके पक्ष में ज़्यादा आ जाएगा, तब भी टेंशन कम नहीं होगी, अंदर से मनमुटाव बना ही रहेगा। तो नदी जल विवाद से ये बढ़ते बढ़ते क्षेत्रीय जो एकता है उसका उसके उसके में एक बड़े प्रॉब्लम के रूप में ये जन्म लेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कम करने के लिए 226 में संसद को ये पावर है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद को वह न्यायालय में जाने से रोके, न्यायालय में जाने से रोक सकता है कि न्यायालय में नहीं जाएंगे, पहले इसको हम लोग बैठ के सुलझाएंगे। तो बैठ के ही राज्य और राज्य दोनों राज्य जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों बैठेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मध्यस्थता कर सकता है या किसी और बॉडी को मध्यस्थता के रूप में बना के इसमें ला सकता है कि ये तीनों लोग मिल के मामले को सुलझाएं, सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, किसी एक की तरफ फैसला ना आए, दोनों राज्यों के हित में आए और ये मन मुटाव जो अंदर से है ये कोई बड़ा घातक रूप न ले ले, इस वजह से इस तरह का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी प्रावधान ये है, संसद के बाद पावर है कि वो रोक सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने से जल विवादों को। ठीक है, 263 में अंतर्राज्यीय जो होता है, अंतर्राज्यीय परिषद होती है, इंटर स्टेट काउंसिल जो होती है, ये भी डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये बनाता है 263, 2 राज्य 3 राज्य, पूरे राज्य के जितने भी सीएम होते हैं या उनके जो उच्च अधिकारी होते हैं या उच्च पद पे जो लोग होते हैं वो लोग बैठते हैं और इसमें अपने जो भी परेशानियाँ होती है उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, उसमें समाधान निकलता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ये जो इनकी जो बॉडी है सलाहकारी प्रवृत्ति की है, सलाहकारी प्रवृत्ति की बॉडी है। तो इसमें बाध्यकारी निर्णय नहीं होता इसका। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, रीजनल काउंसिल जो होती हैं। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है इसका जो अध्यक्षता करता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और क्षेत्रीय परिषद होती है इनकी जो अध्यक्षता करता है वो गृह मंत्री कर सकता है। ठीक है,
तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके प्रधानमंत्री इसके गृह मंत्री होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। तो आर्टिकल 261 देखते हैं, अगला पॉइंट है आर्टिकल 261 में जो सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ जो हैं 261 में, इसका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो भारत के राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र संघ के और राज्य या प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास एवं पूरी मान्यता दी जाती है। तो ठीक है, ये पूरे भारत में ये सब की जो है कि संघ की राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक जो कार्य होते हैं उनको, और अभिलेखों की और न्यायिक जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनका पूरा विश्वास से उनकी मान्यता दी जाएगी, उनको माना जाएगा, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक कार्यों शब्द में जो सार्वजनिक कार्य है, तो सार्वजनिक कार्यों शब्द में सरकार के विधायी कार्यकारी दोनों कार्य शामिल हैं, तथा सार्वजनिक अभिलेख में कोई भी ऐसी आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख शामिल है जो एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाए गए हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सार्वजनिक कार्य जो बोला है उसमें विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य शामिल हैं, और जो सार्वजनिक अभिलेख है ये, इसमें क्या शामिल है, कोई भी ऐसी आधिकारिक पुस्तक या रजिस्टर या अभिलेख शामिल है जो एक लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों के कर्तव्य के निर्वहन में बनाए गए हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक अभिलेख न्यायालय, तो जो अपना निर्णय देता है, अपना आधिकारिक आदेश देता है, वो औरों के लिए एक गाइडलाइन हो जाती है या एक मानक बन जाता है। उसी तरह से बात कर रहा है कि अगर कोई अधिकारी है, बड़ा अधिकारी, उसने पुस्तक या रजिस्टर और या अभिलेख 116 अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बनाया है, तो वो भी एक तरह से अभिलेख माना जाएगा उसको पूरे विश्वास के साथ और मान्यता के साथ। अगला है, संसद विधि द्वारा उस रीति को, शर्तों को निर्धारित करेगी जिसके तहत ऐसे कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित किया जाना है, ऐसा उनका प्रभाव निर्धारित किया जाना है। तो क्या प्रभाव उनका होगा, जैसे रजिस्टर है, पुस्तक किसने लिखी है आधिकारिक कार्यों के निर्वहन के समय, तो संसद इस पर कानून बना सकती है कि उनका प्रभाव निर्धारित करेगी कि प्रभाव उसका कितना होगा, लीगल होगा कि बस सलाहकारी होगा, कि किस तरह का है, वो संसद उसको तय करेगी। तो जैसे कि आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्वच्छ वायु जो है अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो स्वच्छ वायु के बारे में कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी दूसरा न्यायालय निर्णय देता है तो वो बाध्य है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये बात है कि अगर किसी ने लिखा है कि हमने ऐसा कार्य किया था तो हमको ये रिजल्ट मिला था, ये योजना सफल हो गई थी, तो क्या ये सारे अधिकारियों की इस तरह से उसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, या एक सलाह के रूप में उसको देखेगा कि नहीं, चलिए एक सलाह या एक्सपीरियंस के रूप में उसको समझेगा। तो ये सब जो है उसके बारे में जो निर्धारित करेगी और कार्यवाहियाँ साबित करेगी या उनका प्रभाव बताएगी, तो संसद बताएगी। संसद विधि द्वारा या उस रीति द्वारा या शर्तों को निर्धारित करेगी जिसके तहत ऐसे कार्यों, अभिलेखों और कार्यवाहियों को साबित किया जाना है तथा उनका प्रभाव निर्धारित किया जाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के किसी विभाग में सिविल न्यायालयों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णयों और आदेशों को भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किया जा सकेगा। यह नियम सिविल निर्णयों पर लागू होते हैं, आपराधिक निर्णयों पर नहीं, ठीक है। तो सिविल नियम जितने भी आए हैं तो सब पे लागू होंगे। हाईकोर्ट ने अगर कोई सिविल निर्णय दिया है, जैसे टैक्स सबको भरना होगा, जो इतना से इतना इनकम के दायरे में आता है, तो सब पे लागू होगा, ठीक है। तो ये बात पूरा क्या है, 261 में ये बात बोली गई। 262 में क्या है, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में है। तो 262 कहता है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय के लिए 2 या 2 से अधिक प्रावधान करता है। ये पहला, संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के प्रयोग, वितरण, नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय का प्रावधान कर सकती है कि कैसे इसका उनको न्याय करना है, कैसे इसका समाधान करना है जो विवाद उत्पन्न हो गया है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में और न ही किसी अन्य न्यायालय में ऐसे विवाद या परिविवाद के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। तो जो अभी बताया था कि न्यायालय को भी वो मना कर सकती है कि ये न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आता, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इस तरह का संसद कानून बना सकती है। तो वही ये बात, दूसरा वाला पॉइंट वही बोल रहा है, ठीक है। तीसरा है, संसद ने इन प्रावधानों के तहत 2 कानून बनाए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। तो 262 ही इंपॉर्टेंट है, पहली बात है इसको नोट करिए, 262 ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है। 262 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है।
तो इसमें पहला ही पूछता है कि संसद कानून द्वारा अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी प्रयोग वितरण नियंत्रण से संबंध में विवादों पर निर्णय का प्रावधान कर सकती है, कैसे इसका निर्णय लेना है। और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मना भी कर सकती है कि आपके ये क्षेत्राधिकार से इनके बाहर निकाल सकती है नदी जल विवाद को, क्योंकि ज़्यादा देर दिन लगता है और एक के फैसले में एक की तरफ झुकाव वाला फैसला अगर हाई कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो उस एरिया में तनाव की स्थिति हो सकती है और लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है और सांप्रदायिक या फिर राज्य संबंधित जो है झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से ऐसा किया गया है। तो इन कानूनों को मानते हुए संसद ने 2 कानून बनाए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 बनाया पहला, 1956 में ही नदी बोर्ड अधिनियम बन गया। तो राज्य के अनुरोध पर उन्हें सलाह देने के लिए केंद्र द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। जैसे मान लीजिए कावेरी डिस्प्यूट है कि या मान लीजिए महानदी डिस्प्यूट है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, तो नदी बोर्ड अधिनियम के तहत केंद्र द्वारा एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। महानदी बोर्ड इसका नाम रहेगा, मान लीजिए महानदी बोर्ड। ये जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अनुरोध पे बोर्ड बनेगा कि यही मामला सुलझाएगा उनका कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है एक दूसरे के प्रति, कैसे मामला सुलझेगा। और दूसरा जो है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत केंद्र को 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्याय निर्णय के लिए तदर्थ अधिकरण बनाने की शक्ति है। तदर्थ अधिकरण बनाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। तदर्थ अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है और अधिकरण के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो जो अधिकरण ये है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जो अधिकरण बनेगा उसका जो निर्णय आएगा वो बाध्यकारी होता है और ऐसे विवादों पर किसी भी न्यायालय में अपील करने का क्षेत्राधिकार नहीं है या किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होता इस पर। ठीक है, तो 2 कानून याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कानून है। नदी बोर्ड अधिनियम, इसके तहत जो है नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, और दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, इसमें तदर्थ अधिकरण बनाए जाते हैं जो नदी जल विवाद को सुलझाने का काम करता है और इस अधिकरण का जो फैसला होता है वो जो है बाध्यकारी होता है, वो सब दोनों को मानना होगा और किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से इस तदर्थ अधिकरण को बाहर रखा गया, इसके फैसलों को भी बाहर रखा गया है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख नदी जो जल विवाद हुए थे हमारे देश में कौन कौन है। तो प्रमुख नदी जो जल विवाद है उसमें कृष्णा नदी जल विवाद है, सबसे पहले 1969 में ही हो गया था ये। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 3 जो राज्य हैं शामिल हैं। कृष्णा नदी जल विवाद, उसके बाद गोदावरी जल विवाद हुआ 1969 में ही। इसमें एमपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, एमपी और उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा शामिल है। इसमें 5 राज्य इसमें शामिल हैं। नर्मदा भी 1969 में ही हो गया था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। रावी ब्यास डिस्प्यूट 1986 में चला था, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से चलता आ रहा है। कावेरी जो है सबसे खतरनाक यही जल विवाद 1990 का, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में है। दूसरा कृष्णा नदी जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा भी है 2 पॉइंट, पहला जो सुलझा तो दूसरा चालू हो गया 2004 में। ठीक है, वंशधारा जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है। महादई जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में महादई रिवर जो है 2010 में चालू हुआ और महानदी जो 2018 में चालू हुआ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो ये जो है नदी जल विवाद हैं ये, और इनके लिए सबके लिए एक बोर्ड बना हुआ, जैसे कि गोदावरी जल विवाद बोर्ड। तो गोदावरी ये जो बोर्ड बनेगा जो 1956 के तहत नदी बोर्ड केंद्र स्थापित करेगा नदी बोर्ड को। तो गोदावरी नदी बोर्ड हो गया, कृष्णा नदी बोर्ड हो गया, नर्मदा नदी बोर्ड, रावी नदी बोर्ड, कावेरी नदी बोर्ड, इस तरह के बोर्ड स्थापित होंगे और इनके लिए तदर्थ अधिकरण बनेंगे, जैसे गोदावरी जल विवाद अधिकरण। तो इस तरह से अधिकरण बनते हैं, उनके जो फैसले आते हैं बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, तो जब मेंस में पढ़ते तो इनका आलोचना भी पढ़ते हैं अधिनियम का, दोनों का, और क्या क्या कमियाँ वो सभी पढ़ते। ठीक है, तो जल विवाद याद रखिएगा, किन के बीच यही पूछता है, यही पूछेगा जो पीटी में यही पूछता है कि नर्मदा जल विवाद किससे किसके बीच है। तो इसमें यूपी डाल देगा तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट जो है अंतर्राज्यीय परिषद है, जो इंटर स्टेट काउंसिल जो बताते 263 में है ये। ठीक है, इसको पूछता है कि किसकी रिपोर्ट पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था संविधान में। तो सरकारी आयोग 1990 में, पहली बार 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसको स्थापित किया गया था। सरकारी आयोग ने बताया था अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में इसका उद्देश्य है
राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, तो दो राज्यों के मध्य या केंद्र राज्यों के मध्य में समन्वय स्थापित करना अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य लक्ष्य 263 अनुच्छेद में है। ये स्थिति क्या है, तो अनुच्छेद 263 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। ये स्थापना कैसे हुई, तो सरकारी आयोग की 1990 में इसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था इसको। तो सरकारी आयोग की सिफारिश पे लागू हुआ था या इसको बनाया गया था, स्थापना हुई थी इसकी। कार्य क्या है इसका, तो अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करना, उन पर सलाह देना। अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संपूरक है। अगला है उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिन पे राज्यों या केंद्रों के राज्य का साझा हित हो, तो उनकी विवाद करती है। ये नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए किसी भी मामले की सिफारिश करती है। ये मामले पर सिफारिश करती है कि आप इस तरह करके इसको मान जाइए। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। अगला निर्णय क्या होता है, इसका निर्णय सलाहकारी होता है। इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, भले से पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं मगर ये बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, इसमें संरचना क्या है, तो अध्यक्ष तो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसके अलावा विधानसभा वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों में के मुख्यमंत्री होंगे या विधानसभा रहित जो केंद्र हैं वहाँ के जो प्रशासक होते हैं वो शामिल होते हैं। राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल शामिल होंगे और गृह मंत्री सहित 6 कैबिनेट मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं वो लोग, अस्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट रंग के 5 मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल होते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है ये। तो बस बेसिकली पूछता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछता नहीं है, 263 में इसका प्रावधान है। अगला बैठकें, तो परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होंगी और सभी प्रश्न सर्वसम्मत से तय किए जाएंगे इसमें। ठीक है, परिषद की अस्थायी समिति कौन सी है, तो परिषद के विचारार्थ मामले पर निरंतर परामर्श और कार्रवाई के लिए 1966 में स्थापित की गई थी। और सदस्य समिति के सदस्य कौन, तो अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री, 5 कैबिनेट मंत्री और 9 सीएम इसमें शामिल हैं। परिषद को अंतर्राज्यीय विकास सचिवालय 1991 में स्थापित किया गया, द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सचिवालय भारत सरकार के सचिवों के अधीन काम करता है और वर्ष 2011 में क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया ये। ठीक है, तो इससे पूरा बात हो गई 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई है। अगला है अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य कैसे होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी एक आध बार क्वेश्चन घुमा इधर उधर करके पूछ देता है, तो मिलान कराने के लिए अनुच्छेदों का थोड़ा तैयार रहिएगा इसमें। तो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य कैसे होता है, तो अनुच्छेद 301 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होंगे। बिना रोक टोके सर्वत्र कोई भी वाणिज्य या समागम कर सकता है, व्यापार कर सकता है, 301 में कहा गया है। और अगला है यह स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य दोनों पर लागू होगा। तो ये इंटर स्टेट, एक ही राज्य के अंदर अंतर्राज्यीय या अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य के अंदर, और इंटर स्टेट मतलब कि जैसे यूपी एमपी। ठीक है, ये इंटर स्टेट होते हैं। इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट क्या होता है, यूपी के अंदर ही, इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों पे ही ये प्रावधान लागू होगा 301 वाला। तो यह स्वतंत्रता अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय व्यापार दोनों पे लागू होगा। 301 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होंगे, और यह अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय दोनों पे लागू होगा। ठीक है, ये स्वतंत्रता। 302 में प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। तो 301 में जो फ्रीडम थे उस पर कुछ प्रतिबंध हैं। तो संसद जनहित में उपर्युक्त स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला, संसद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो पहले में तो कहा 301 में कि हर जगह व्यापार और समागम और आबाद होगा। ठीक है, जिसमें कि इंटर स्टेट काउंसिल और इंट्रा स्टेट काउंसिल दोनों शामिल हैं, दोनों पे समान फ्रीडम लागू होने वाली है। 302 में कहा गया है कि प्रतिबंध का जो प्रावधान है, इसमें कहा गया है संसद जनहित के उपयुक्त स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब लगा सकती है, जब संसद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की कमी की स्थिति को छोड़कर, अगर कहीं कमी है तो वहाँ पे सामान को भेजा जाएगा आबाद रूप से। ठीक है, ताकि वहाँ आपूर्ति बनी रहे को छोड़कर राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कहीं कमी है तो भेदभाव करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सामान की आपूर्ति करानी पड़ेगी, नहीं तो आबाद रूप से चारों तरफ बिना भेदभाव के सामान की आवाजाही की छूट होगी इसमें। ठीक है, प्रतिबंध अगर जनहित के स्वतंत्रता की बात है, जनहित में कोई मामला ऐसा है
जो कि रोकना आवश्यक हो गया है, तो ऐसा संसद कानून द्वारा कर सकती है। 303 में आर्टिकल क्या प्रावधान है, तो राज्य विधानमंडल जनहित में उस राज्य के भीतर प्रतिबंध लगा सकती है। मान लीजिए चाइना वाला जो लहसुन चल रहा है, चाइना लहसुन, इंडियन लहसुन 400 रुपये किलो है, तो चाइना वाले लहसुन जो है वो 250 रुपये ही किलो है, या 300 रुपये मान लीजिए किलो है। तो राज्य विधानमंडल जनहित में, अगर जनहित में यह कि चाइना का लहसुन जो है काफ़ी नुकसान कर रहा है शरीर को, तो जनहित के रूप में चाइना को बैन कर सकता है। चाइना का जो व्यापार है उसको प्रतिबंध कर देता है अपने राज्य के भीतर, ठीक है। ऐसे विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो जब ऐसा विधेयक अगर कोई लाएगा कि व्यापार को रोकना है, मतलब उसमें रोक लगानी है किसी व्यापार में, तो चाइना के लहसुन के लिए जो विधेयक जो लाएगा विधानमंडल जनहित के लिए, तो इसको सबसे पहले राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये विधानमंडल में प्रस्तुत होगा, ठीक है। ये बात याद रहती है, 303 में ये बात कही गई है। और 303 का अगला पॉइंट है कि राज्य अन्य राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये जो राज्य है जो कानून बनाने जा रहा है राज्य जनहित के विषय में, तो अन्य राज्यों के मध्य भेदभाव नहीं कर सकता कि अगर एमपी से आने वाले लहसुन पर बैन लगाया है और वही लहसुन गुजरात से आ रहा है तो इसे बैन नहीं लगा, तो इन दोनों के बीच में जो भेदभाव कर रहा है ये राज्य नहीं कर सकता। ये सरासर गलत है ये। और बैन लगेगा तो सब में लगेगा, नहीं लगेगा तो किसी में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बात पूरी बताई गई है इसमें 304 में, नहीं 304 में नहीं 303 में। 304 का कहता है कि राज्य दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आयातित वस्तुओं पर कोई भी कर लगा सकते हैं यदि उस राज्य में वैसा ही वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, ठीक है। 304 में कहा गया कि राज्य दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित वस्तुओं पर कोई भी कर लगा सकता है यदि उस राज्य में वैसी ही वस्तुओं का निर्माण होता है। तो अगर कोई राज्य है, जैसे मान लो यूपी में बांसुरी खूब बनती है, ठीक है, और एमपी में बांसुरी बनती है, तो एमपी से आने वाली जो बांसुरी है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा सकती है जो यूपी गवर्नमेंट है, क्योंकि वैसा ही प्रोडक्ट जो बांसुरी है वो यूपी में ही बन रही थी। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जो वर्कर हैं, अपने जो लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एमपी जो है बांसुरी के आयात में प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला 305 नंबर का क्या आर्टिकल कहता है, तो उसी में है कि पहला है स्वतंत्रता। 301 के तहत राष्ट्रीयकरण कानूनों के अध्याधीन होगा। जो स्वतंत्रता है 301 के तहत वो राष्ट्रीयकरण कानूनों के अध्याधीन होगा, और संसद या राज्य कानून केंद्र या राज्य के पक्ष में एक अधिकार प्रदान करता है। ऐसा कानून नागरिकों या अन्य लोगों को इस तरह से व्यापार में पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपवर्जित करता है, ठीक है। 305 में इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको बात पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। समुचित प्राधिकारी जो है संसद व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता तथा उसके प्रतिबंधों से संबंधित उपयुक्त प्रावधानों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जो 301, 302, 303 में जो प्रावधान अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, 301 में, 302 में, 303 में, 304 में, सबको देख रेख करने के लिए समुचित प्राधिकारी का निर्णय हो सकता है, चुनाव हो सकता है, ठीक है। 305 में जो दूसरा वाला पॉइंट था इसको एक बार 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कि संसद या राज्य का कानून केंद्र या राज्य के पक्ष में एकाधिकार प्रदान कर सकता है। समझ रहे हैं बात को? या केंद्र के द्वारा जो कानून बना है या राज्य जो बना है वो केंद्र को या राज्य के पक्ष में एकाधिकार प्रदान कर सकता है कि आपको एकाधिकार है किसी व्यापार को रोकने के लिए, बंद करने के लिए या टैक्स लागू करने के लिए, ठीक है। ऐसे कानून नागरिकों या अन्य लोगों को इस तरह के व्यापार से पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपवर्जित कर सकता है या रोक सकता है, ठीक है। तो ऐसा कानून जो है जो केंद्र की तरफ पूरा झुका रहा है या तो राज्य की तरफ झुका रहा है, जो ऐसा कानून है नागरिकों को, अन्य लोगों को इस तरह के व्यापार से पूरी तरह से अपवर्जित कर सकता है या रोक सकता है, ठीक है। ये बात कही गई है पूरा। समुचित प्राधिकारी संसद जो है इसको बना सकती है इसकी देखरेख के लिए। जो अगला पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद है, रीजनल काउंसिल कहते हैं इसको, रीजनल काउंसिल, ठीक है। ये सांविधिक है, संविधान उत्तर है, केवल विमर्शी है और सलाहकारी निकाय है, इसकी सिफारिश से बाध्यकारी नहीं है। क्षेत्रीय परिषद जो है संविधान में इसकी व्याख्या नहीं है। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक है। ये संविधानेतर है, संविधान में नहीं है, सांविधिक है, ठीक है। इसको अधिनियम द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र के बीच सहयोग तथा समन्वय को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको स्थापित किया गया था।
यह एक सांविधिकवादी है, संविधानेतर बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक है। समन्वय बनाने के लिए केंद्र राज्य में, राज्यों के बीच में, ठीक है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रीय विभाजन किया। उत्तरी विभाजन, उत्तरी परिषद, मध्य परिषद, पूर्वी परिषद, ठीक है, पश्चिमी परिषद, दक्षिणी परिषद, तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो 5 भागों में बांटा और 5 के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया, जिसका जो अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं इसमें, ठीक है। आगे आ जाएगा वो भी। तो इन क्षेत्रों के निर्माण में देश के प्राकृतिक विभाजन, नदी प्रणालियों और संचार के साधनों, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध एवं आर्थिक विकास की आवश्यकता, सूक्ष्म सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसको जो है इन क्षेत्रों का निर्माण किया गया। जो 5 क्षेत्रों का निर्माण किया गया। क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य कौन होते हैं? तो अध्यक्ष के रूप में इसके केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों से 2 या 2 से अन्य मंत्री जो होते हैं अभी शामिल होते हैं। क्षेत्र के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक जो होते हैं ये भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। वे व्यक्ति जो क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात बैठकों में मताधिकार के बिना बैठे होते हैं। उसमें नीति आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति होता है। दूसरा, क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव और क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों के विकास आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रत्येक मुख्यमंत्री बारी बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। वह एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रीय परिषदें हैं, उनका मुख्यालय क्या है और सदस्य कौन कौन है। तो उत्तरी जो मुख्यालय इसका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इसमें आते हैं, ठीक है। केंद्रीय वाले में इलाहाबाद में इसका है मुख्यालय क्षेत्रीय परिषद का। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इसमें आते हैं केंद्रीय इलाहाबाद वाले में। पूर्वी जो है कोलकाता में है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आता है। पश्चिमी मुंबई में है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दादर नगर हवेली, दमन दीव आते हैं इसमें। दक्षिण में चेन्नई है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये जो है परिषदें बनी हैं, जो 5 हैं, जो कि 1956 में ही बन गई थी। 1956 के अधिनियम में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और अगला जो है पूर्वोत्तर परिषद जो है ये अलग है, एक अलग पृथक अधिनियम या पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1972 में की गई थी, ठीक है। इसके सदस्य में सभी पूर्वी राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम आते हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में जोड़ा गया इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इस वर्ष 2002 में सिक्किम को जोड़ा गया। और उसकी संरचना में क्या होता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री भी इसके अध्यक्ष होते हैं। पदेन उपाध्यक्ष पूर्वोत्तर राज्य के विकास मंत्री जो होते हैं इसमें होते हैं। सदस्य सभी 8 राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में यह कार्य होता है कि क्षेत्रीय परिषद के समान साझा महत्व के मामले पर एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाना और क्षेत्रों में सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायों की समीक्षा करना, उसको लागू करना। तो जो केंद्र जैसे राज्य और राज्य के बीच जो संबंध है उसमें याद रखिएगा 263 इंपॉर्टेंट है, 262 जो है ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है 262। 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल, जब डिस्प्यूट आता है ज़्यादा, 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट हो रहा है तो इंटर स्टेट काउंसिल की भूमिका पे क्वेश्चन पूछ सकता है मेंस में। किसकी भूमिका पर आप सम आलोचनात्मक विश्लेषण करिए या टिप्पणी लिखिए। इंटर स्टेट काउंसिल क्या वर्तमान में भी उपयुक्त है कि नहीं है, उपयोग्य है कि नहीं है, कि उसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो गई है कि अभी बनी हुई है वर्तमान स्थिति में। तो आपको उदाहरण के द्वारा इसको बताना होगा, ठीक है। तो ये है अभी जो मेंस में जब इसको पढ़ाएंगे अच्छे से, मेंस में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाता है और कुछ पॉइंट को पढ़ाया जाता है, इतना छोटा छोटा पॉइंट नहीं पढ़ाया जाता उसमें, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल थोड़ा होता है। तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, ये हमारा अंतर्राज्यीय काउंसिल भी खत्म हुआ। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में इसको भी याद रखिएगा। पूछे किस कमेटी के सदस्य बने, सरकारी आयोग के, ठीक है। चलिए इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।